शीप्रपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र पुण्यतमे कर्मणि येन केन रूपेणापि अत्र सम्बद्धा संस्कृत समुपासकाः तेषां समेषामत्र स्वागतं वर्तते। अद्य पूर्वपाठं न स्मरामः, यतोहि मध्ये एक दिनस्य व्यवधानः आसीत्। आप लोगों ने उसमें अभ्यास किया होगा। जहां लगातार पाठ चलता है तो शायद आपको अभ्यास करने का समय ना मिले, और ज्यादा कठिन पाठ नहीं था। आज इस प्रकरण का समापन भी करना है, इसलिए हम सीधे पाठ की ओर चलते हैं। इसमें सूत्र है समः सुटी। समः सुटी में समः षष्ठ्यंत पद है और सुटी ये सप्तम्यंत पद है। तो अर्थ प्राय सभी को समझ में आ ही जाता है कि जब षष्ठ्यंत रहता है तो सम के स्थान पर अथवा सम को रू होता है सुट परे रहने पर। इसमें पूर्व सूत्र से मतवसो रु समुद्धौ से रू की अनुवृत्ति आती है। तो अर्थ बनता है सम को रू होता है सुट के परे रहते। सम को रू कहने का तात्पर्य है अलोन्त्यस्य की सहायता से सम के मकार को, इसलिए समो मत्स्य सम के मकार को। क्यों? जब षष्ठी को निर्दिष्ट करके जब कोई आदेश प्राप्त होता है तो अलोन्त्यस्य की सहायता से अंत्य वर्ण के स्थान पर होता है। तो षष्ठ्यंत पद कौन है? समः। उसको उद्देश्य करके होने वाला जो आदेश है रु, वह संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर प्राप्त हुआ। अतः अलोन्त्य परिभाषा की सहायता से वह स्थानीय के अंत्य अर्थात सम के मकार के स्थान पर होगा। तो अर्थ हो जाता है सम को अर्थात सम के मकार को, अंत्य मकार को रु होता है सुट के परे रहते, ऐसा सूत्रार्थ बनता है। इसकी आवश्यकता क्या है पहले आप समझे। प्रयोग हमको शुद्धि क्या करनी है? संस्कर्ता हमको प्रयोग बनाना है। संस्कर्ता में सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर समकर्ता ये स्थिति होती है, समधन कर्ता। और एक तनादि जब आप पढ़ेंगे तो ये थोड़ा प्रकरण स्पष्ट होगा। वहां सम परिभ्याम करोतो भूषणे सूत्र है, सम परिभ्याम करोतो भूषणे। सम और परि उपसर्ग से उत्तर यदि क्री धातु है तो उस क्री धातु को सुट का आगम होता है भूषणे अर्थे। अलंकरण अर्थ यदि गम्य हो तो क्री धातु को सुट का आगम होगा यदि वह क्री धातु सम और परि उपसर्ग से उत्तर हो। तो यहाँ पर भी जो सम धन करता ये स्थिति है, यहाँ पर सम से उत्तर क्री धातु को सुट का आगम हो जाता है। और सुट चूंकि इत है अतः क्री के पहले आके बैठेगा स, तो स्थिति बन जाती है समधन स्कर्ता, समधन स्कर्ता। अब इसके बाद में सूत्र लगाइए आप समः सुटी। समझ में आई बात? समः सुटी कहेगा सुट परे रहने पर। अब स्कर्ता जो शब्द बन गया, दंत स आधा है स्कर्ता। स्कर्ता में जो दंत स है उस सुट के परे रहने पर, क्योंकि सुट का आगम था, उस सुट के परे रहने पर सम जो उपसर्ग है उसके मकार को होगा रू, तो बनेगा स रू स्कर्ता। बात समझ में आ गई? सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर उधर कर्ता और उस क्री धातु को सुट का आगम, इसलिए सम स्कर्ता। और स्कर्ता में चूंकि सुट उत्तर में है अतः समः सुटी सूत्र के द्वारा सुट परे रहने पर सम के मकार को रू कर दिया, बन गया स रू स्कर्ता। अब आइए अग्रिम सूत्र में देखिए। सूत्र है अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा। एक शब्द है इसमें अत्र और दूसरा है अनुनासिकः। अत्र सप्तम्यंत है, अनुनासिकः प्रथमांत है, पूर्वस्य षष्ठ्यंत है, तू ये भी अव्यय पद है और वा ये भी जो है अव्यय पद है। अत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, जो सर्वनाम संज्ञक शब्द होते हैं, इदमादि शब्द होते हैं, वो प्रकरण के बोधक होते हैं। जैसे आप कोई बात बोले, चैत्र वहां जा रहा है, चैत्र ने ये खाया, उसको ये दे दो, तो जो उसको शब्द आपने सर्वनाम का प्रयोग किया तो उससे किसका बोध होता है? जिसकी चर्चा चल रही थी। अर्थात कहते हैं पूर्व प्रकरण जिसका चल रहा होता है उसी से सर्वनाम संज्ञक शब्दों का बोध होता है। उसे यहाँ ले आओ, उसे ये चीज दे देना। तो जब उसे हम कहते हैं, उससे बोध किसका होता है? चैत्र का।
वैसे ही यहाँ प्रकरण चल रहा था रू का। प्रकरण किसका चल रहा है? रू का। इसीलिए जब उसमें अत्र शब्द का प्रयोग कर दिया सर्वनाम संज्ञक विधवादि शब्दों का, तो वहां पे उसका अर्थ क्या होगा? अर्थात रू प्रकरणे। इसलिए अत्र शब्द का अर्थ है रू प्रकरणे। बात समझ में आई? तो वहां पर जो लिखा है अत्र रू प्रकरणे, तो अत्र का ही अर्थ है रू प्रकरणे। अस्मिन रू प्रकरणे, इस रू प्रकरण में क्या होता है? पूर्वस्य तु अनुनासिकः विकल्पेन भवति। पूर्वस्य तु अनुनासिकः विकल्पेन भवति। अब पूछा जाएगा पूर्व को अनुनासिक होता है विकल्प से। आप पूछोगे किसको, किससे पूर्व को? क्योंकि पूर्व शब्द अपनी अवधि के प्रति नित्य साकांक्ष है। जैसे कहा ये व्यक्ति पूर्व है या ये देश पूर्व है, तो आप पूछोगे ये देश किससे पूर्व है? इसलिए पूर्वादि जो शब्द हैं वे सभी अपनी अवधि के प्रति नित्य साकांक्ष है। तो वैसे ही पूछा गया अस्मिन् रू प्रकरणे पूर्वस्य अनुनासिको भवति। इस रू प्रकरण में पूर्व को अनुनासिक होता है। अब पूछा जाएगा किससे पूर्व को अनुनासिक होता है? तो देखिए जो चीज उपस्थित है उसी उपस्थित चीज को हम समझ लेते हैं। प्रकरण चल रहा है रू का, इसलिए जब अवधि की आकांक्षा हुई तो उपस्थित, क्योंकि रू प्रकरण हमारे समीप में है, उपस्थित है, बुद्धि में स्थित है, इसलिए पूर्व शब्द की अवधि किसको बनाएंगे? रू को। इसलिए अर्थ हो जाएगा रो पूर्वस्य। अर्थात इस रू प्रकरण में रू से पूर्व को, इस रू प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये अनुनासिक आदेश है। अनुनासिक क्या है? आदेश। स्थिति क्या है आपके पास में? सम स रू स्कर्ता, मां को दुरु हो चुका है, तो स्थिति है स रू स्कर्ता। तो ये जो रू प्रकरण है, जो मां को आपने रू किया है, यहाँ पर रू से पूर्व में जो वर्ण है, तो रू से पूर्व में वर्ण कौन है? सकारोत्तरवर्ती अकार। उस सकारोत्तरवर्ती अकार को क्या हो जाएगा? अनुनासिक। अर्थात वो जो निरनुनासिक अकार था वह इदानीम सानुनासिक हो जाएगा। तो अनुनासिक के लिए क्या करते हैं? एक उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा देते हैं, जिसको कि लिपि में लिखते समय हम ऐसे एक लिपि होती है चंद्रबिंदी जिसको बोलते हैं, वो एक चिन्ह विशेष लगा दिया, तो इससे पता लग गया कि यहाँ का जो अ है इदानीम अनुनासिक हो गया। बात समझ में आई? तो अर्थ लिखा अत्र रू प्रकरणे, इस रू प्रकरण में रो पूर्वस्य। यद्यपि सूत्र में रो नहीं है, रो कहां से आया? तो पूर्व शब्द जो है अपनी अवधि के प्रति साकांक्ष है, तो वहां अवधि किसको बनाए? तो उपस्थित रू को ही अवधि बना लिया, इसलिए कह दिया रो पूर्वस्य। रू से पूर्व को अनुनासिक होता है विकल्प से, अनुनासिक होता है विकल्प से। अर्थात सकारोत्तरवर्ती अकार को एक बार अनुनासिक आदेश हो गया, तो पूर्व में जो निरनुनासिक अकार था इदानीम क्या हो गया? सानुनासिक हो गया, इसलिए बन गया स रू स्कर्ता। आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं स रू स्कर्ता। फिर इसके बाद सूत्र देखिए, अनुनासिकात परो अनुस्वारः। क्या सूत्र है? अनुनासिकात परो अनुस्वारः। अनुनासिकात ये पंचम्यंत पद है, परः ये षष्ट्यंत है, और अनुस्वारः ये प्रथमांत है। बात समझ में आई? अब अनुनासिकात की जो पंचमी है ये थोड़ी विलक्षण पंचमी है, अवधि बोधक पंचमी नहीं है। इसको आप केवल सुन लीजिए, अगर अधिगम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अनुनासिकात की पंचमी को बोलते हैं लेवलोप पंचमी। क्या बोलते हैं इसको? लेव। लेव माने यहाँ पे एक लेप, व्याकरण में लेप नाम का एक प्रत्यय होता है जिसका करके अर्थ होता है। हम बोलते हैं जैसे ये करके कृत्वा, तो कृत्वा जब समस्त हो जाता है तो अकृत्य इत्यादि प्रयोग बनते हैं। अक्त्वा का जो अर्थ है वही लेप का भी अर्थ है, जिसका अर्थ है करके। के जिसके बाद में जुड़ता है खा करके, सो करके, जा करके, पढ़ करके। बात समझ में आई? हाँ, लेप नाम का प्रत्यय। तो यहाँ पर भी जो पंचमी अनुनासिकात में, यहाँ पर भी उसी अर्थ में आई है, अर्थात यहाँ पे लेप प्रत्यय था, और जो पंचमी आती है वो लेवंत का जब लोप होता है, लेवंत का लोप होने पर पंचमी आती है, तो वहां पर लेप के अर्थ की भी प्रतीति होती है।
कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात अनुनासिकात शब्द का अर्थ है अनुनासिकम विहाय। अब अनुनासिकम विहाय कैसे अर्थ हुआ, तो देखिए विहाय में जो विहाय आपको शब्द सुनाई दे रहा है, इसमें य है, ये लेप प्रत्यय है। यह क्या है, लेप प्रत्यय। कोई कह रहे आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक चेक करिए, हमारी आवाज तो जा रही है। विहाय शब्द में लेप प्रत्यय है, और विहाय शब्द का क्या होता है, लोप हो जाता है। लोप हो जाने के बाद में अनुनासिक शब्द से, कर्म बोधक जो शब्द है उससे क्या हो जाती है, पंचमी हो जाती है, तो बनता है अनुनासिकार। बात समझ में आई। अब आप कारक इत्यादि पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा। आप इतना समझिए, अनुनासिकात शब्द का अर्थ है अनुनासिकम विहाय। अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक को छोड़ करके। अनुनासिकम यस्मिन् पक्षे अनुनासिका भवति तम पक्षम विहाय, उस पक्ष को छोड़ करके। इसलिए अनुनासिकात शब्द का अर्थ है अनुनासिकम विहाय। फिर दूसरा है पर शब्द था, इसमें पर को क्या होता है, अनुस्वार होता है। तो पर शब्द भी अपनी अवधि के प्रतिनित्य साकांक्ष है। किससे पर, जैसे पूर्व सूत्र में पूर्व शब्द था, वहां जिज्ञासा हुई किससे पूर्व, तो आपने क्या लिया, उपस्थितत्वात्। उपस्थितत्वात् आपने क्या लिया था, रू ले लिया था। तो यहां पर भी पर शब्द है, तो पर शब्द भी अपनी अवधि के प्रतिनित्य साकांक्ष है। तो जिज्ञासा जब होगी किससे पर, तो आप कहोगे उपस्थितत्वात् रू से ही पर, अर्थात रो परस्य। अर्थ क्या हो गया, रो परस्य। इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने देखिए कैसे लिखा है, रो पूर्वस्मात् पर, रो पूर्वस्मात् पर। यद्यपि अर्थ क्या होना चाहिए, जैसे वहां पे अर्थ हुआ रो पूर्वस्य, तो यहां भी होना चाहिए रो परस्य, रेप से परे, रू से परे। यदि रू से परे कोई काम करें तो जो प्रयोग बनाना है वो बनेगा कि नहीं बनेगा, वो भी हमको देखना है। इन्होंने क्या लिखा, रो पूर्वस्मात्, रो पूर्वस्मात् परः। बात समझे कि नहीं। यहां पर भी रू शब्द तो आया, लेकिन इसमें एक शब्द और जोड़ा, रो पूर्वस्मात्, अर्थात पूर्वी शब्द लेके आए इसमें। पहले जो पूर्वस्य है उस पूर्वस्य को भी ले आए, और पूर्वस्य को देख करके रो आएगा, तो रो पूर्वस्मात् परस्य। इस सूत्र में आपको केवल परस्य शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, पूर्व सूत्र से पूर्वस्य की अनुवृत्ति लानी है। तो जब पूर्वस्य की अनुवृत्ति आएगी तो उसके साथ साथ जो अवधि है रो, वो भी आ जाएगा। तो अर्थ क्या होगा, रो पूर्वस्य परस्य, रो पूर्वस्य परस्य, ऐसा अर्थ होगा। लेकिन ये अन्वय थोड़ा सा गड़बड़ाता है, तो पूर्वस्य की जो षष्ठी है उसको पंचमी कर देते हैं, तो अर्थ होता है रो पूर्वस्मात् परस्य। क्या अर्थ करती है, रो पूर्वस्मात् परस्य, रू से पूर्व में जो है उससे उत्तर। ऐसा अर्थ क्यों करना पड़ा, ऐसा अर्थ इसलिए करना है क्योंकि ये जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार आदेश नहीं। क्या नहीं है, आदेश नहीं। आदेश जब नहीं है तो क्या है, ये आगम है। तो आगम क्या होता है, किसी का अवयव बन करके बैठता है। कल बताया था हमने, आगम क्या होता है परसों, अवयवत्वावच्छिन्न विधेयता का आश्रय। जो अवयव होकर के आए, मित्र होकर के जो आए, तो मित्र जो आता है में बैठता है, आगे बैठेगा या पीछे बैठेगा, स्थान पर नहीं बैठता। यदि इसको क्या करोगे आप, अनुस्वार से पूर्व में जो भी है अकार, सकारोत्तरवर्ती अकार, उस अकार को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। समझे कि नहीं। अनुस्वार पृथक वर्ण है, ध्यान दीजिए। अनुस्वार क्या है, पृथक वर्ण है। अनुनासिकत्व जो है वर्ण नहीं है, अंतर है दोनों में। अनुनासिकत्व जब आदेश हुआ तो जो निरनुनासिक आकार था उसके अंदर एक धर्म और बढ़ गया, वो अनुनासिक गुण विशिष्ट हो गया। उसके अंदर एक और गुण बढ़ गया, वो अनुनासिकत्व विशिष्ट हो गया। लेकिन ये जो अनुस्वार है ये गुण नहीं है, ये क्या है, एक अतिरिक्त वर्ण है। क्या है ये, अतिरिक्त वर्ण। अब यदि आप इसको आदेश मान लोगे तो आप कहोगे रू से पूर्व को क्या होता है, अनुस्वार आदेश हो जाता है। यदि अनुस्वार को आदेश मान लिया तो स के बाद में जो अ है उसको आप अनुस्वार वर्ण कर दोगे। अनुस्वार वर्ण करोगे
तो ये जितनी की प्रक्रिया है सब गड़बड़ा जाएगी। क्यों? कि अनुस्वार कहाँ रहता है? तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, अच परऊ अनुस्वार विसर्गऊ। अनुस्वार क्या होता है? अच से पर में होता है, अच के स्थान पर नहीं होता है, अच के पर में होता है। यदि अ के स्थान पर कर दोगे तो अच से परे कैसे मिलेगा? इसलिए तमाम सारा व्याख्यान को देख करके हम कहते हैं कि पूर्व सूत्र से पूर्वस्य की अनुवृत्ति लेके आए, रोह की अनुवृत्ति लेके आए, तब जाके अर्थ किया रोह पूर्वस्मात् परस्य, रू से पूर्व में। तो रू से पूर्व में कौन हुआ? सकार उत्तरवर्ती अकार। उस अकार से उत्तर में क्या होगा? अनुस्वार का आगम होगा। क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है और भी समझिए। इसमें कोई न क वर्ण जुड़ा है न ट वर्ण जुड़ा है जिससे आद्यंत टकित लग सके। जैसे कुछ कित आगम होते थे, कुछ टित आगम होते थे। कित आगम अंत्यावय होता था, पित आगम आद्यवय होता था। तो इस अनुस्वार में कोई न ट जुड़ा है न क जुड़ा है, तो इसमें निश्चय नहीं हो पा रहा है कि ये आगे बैठेगा कि पीछे बैठेगा। इसलिए भी हमको ये सारा व्याख्यान करना आवश्यक है। तो बात समझ में आई? अब अर्थ किया अनुनासिकम विहाय, अर्थात जिस पक्ष में अनुनासिक हुआ है। अनुनासिक करने वाला सूत्र विकल्प से करता है। अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा, ये सूत्र रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक विकल्प से करता है। तो जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा, जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा उस पक्ष में क्या होगी? अनुनासिकात् पूर्व अनुस्वार सूत्र की प्रवृत्ति होगी। जिस पक्ष में अनुनासिक सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी उस पक्ष में ये अनुस्वार विधायक सूत्र अनुनासिकात् पूर्व अनुस्वार सूत्र की प्रवृत्ति होगी। इसलिए का अनुनासिकम विहाय, अनुनासिकात् शब्द का अर्थ क्या कर दिया? अनुनासिक पक्षम विहाय। बात समझे कि नहीं? ये तो क्या होगा, यदि ऐसा अनुनासिकात् शब्द नहीं रखते तो उसी पक्ष में क्या होता? अनुस्वार का भी आगम हो जाता। अनुनासिक भी होता, उसके साथ साथ अनुस्वार का भी आगम हो जाता। लेकिन ऐसा अभीष्ट नहीं है। दो पक्ष हैं, एक अनुस्वार पक्ष, एक अनुनासिक पक्ष है। जिस पक्ष में अनुनासिक होता है उस पक्ष में अनुस्वार का आगम नहीं होता है। क्यों? अनुस्वार आगम विधायक शास्त्र में अनुनासिकात् शब्द पड़ा है। अनुनासिकात् शब्द का अर्थ है अनुनासिकम विहाय। वहां पे लेवलोप पंचमी, लेवंत का लोप हुआ है। लेवंत का जब लोप होता है तो कर्म और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति आती है। देखिए वाक्य क्या था? अनुनासिकम विहाय। अनुनासिकम विहाय में वाक्य में विहाय शब्द का लोप हो गया, तो लेवंत था वो विहाय। उस लेवंत का लोप होने पर उसका जो कर्म है अनुनासिकम, उस अनुनासिकम से पंचमी आकर के बनता है अनुनासिकात्। कारक प्रकरण में जब आप पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा। इसलिए अनुनासिक पक्ष को छोड़ करके रू से पूर्व में जो वर्ण है उस वर्ण से उत्तर में अनुस्वार का आगम होता है। ये इस सूत्र का अर्थ है। समझ में आई? अनुनासिकम विहाय रो पूर्वस्मात् परः, रू से पूर्व। तो रू से पूर्व में कौन है? सकार उत्तरवर्ती अकार। उस अकार से उत्तर में क्या होगा? अनुस्वार का आगम। तो ध्यान दीजिए, अनुनासिका भाव पक्ष में, जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं हुआ है उस पक्ष में जो अनुस्वार हो रहा है, अनुस्वार का आगम हो रहा है, वह अ से उत्तर में है। अ से उत्तर में है, क्योंकि उसको लिखने की लिपि ऐसी है कि उसको ऊपर लिखा जाता है। बात समझे कि नहीं? तो स के अ के ऊपर एक हम बिंदु रख देते हैं, जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं, चिन्ह रख देते हैं। तो दो पक्ष बन गए आपके सामने, एक अनुनासिक वाला स रू स्कर्ता, दूसरा पक्ष है आपके पास सम अनुस्वार वाला सम रू स्कर्ता। दो पक्ष आपके सामने स्थित है, सम रू स्कर्ता, और दूसरा पक्ष हो गया अनुस्वार वाला सम रू स्कर्ता। ये हुआ यहाँ का प्रकरण। अब सूत्र देखिए, खरवसानयोर विसर्जनीय, खरवसानयो ये सप्तम्यंत द्विवचन है और विसर्जनीय ये प्रथमांत है। खरिज सूत्र से खरि की अनुवृत्ति है। अर्थ करिए, और विसर्जनीय इसमें पढ़ी दिया। विसर्जनीय शब्द का अर्थ है विसर्ग। विसर्जनीय माने विसर्ग। विसर्ग के दो नाम है, विसर्जनीय और विसर्ग। जैसे किसी व्यक्ति के दो नाम हो चिंटू पिंटू, तो वैसे ही विसर्ग व्यक्ति जो है, विसर्ग जो वर्ण है उसका भी नाम है दूसरा विसर्जनीय। इसलिए ये नहीं समझना कि ये क्या है अलग। अब अर्थ करिए, सप्तमी द्विवचन है,
अर्थ हो गया दोनों के परे रहते, अर्थात खर के परे रहते, अवसान के परे रहते। जहां सप्तमी होती है आप अर्थ करते हो परे रहते, अर्थात खर प्रत्याहार बोध्य वर्ण के परे रहते और अवसान के परे रहते। अवसान किस चिड़िया का नाम है ये भी आप जल्दी समझोगे, जब विरामो अवसानम सूत्र पढ़ेंगे अजंत पुल्लिंग में तब समझ में आएगा। तो लेकिन अवसान एक संज्ञा है, अवसान क्या है? संज्ञा है। तो खर प्रत्याहार बोध्य वर्ण यदि उत्तर में हो अथवा अवसान उत्तर में हो तो क्या होता है? पदांत रेप को, पदस्य का अधिकार है तो पदांत रेप को विसर्ग होता है। खर अवसान खर परे रहते अथवा अवसान परे रहते पदांत रेप को विसर्ग होता है। प्रकृति में देखिए स्थिति क्या है, दोनों पक्षों में अनुनासिक पक्ष है, एक अनुस्वार पक्ष है, सम रू स्कर्ता। इसमें जो रू है, रू में ऊ की संज्ञा कर दीजिए दोनों पक्षों में, उपदेश अजन नासिक इत, इसलिए दोनों में बचेगा रेफ, स र स्कर्ता और सम र स्कर्ता। यहां पर जो रेफ है ये रेफ पदांत है, क्या ये? पदांत है। और उस पदांत रेफ से खर परे है स्कर्ता का सकार, क्योंकि स्कर्ता का जो स है वो खर प्रत्याहार में आता है, इसलिए खर परे रहने पर पदांत रेफ को क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए। तो जब विसर्ग होगा तो विसर्ग घटित रूप बनना चाहिए। लेकिन इस सूत्र का बाधक एक वार्तिक है, सम पुम का नाम सो वक्तव्य। क्या सूत्र है? वार्तिक है सम पुम का नाम सो वक्तव्य, भाष्य वार्तिक है। सम पुम और कान तीन शब्द है, सम पुम का नाम, सम शब्द, पुम शब्द और कान शब्द, इन तीन शब्दों का जो रेप रहेगा, इन तीन शब्द संबंधी जो रेप रहेगा उस रेप को क्या होता है? सकार ही होता है। सो माने स, अर्थात सकार ही होता है, विसर्ग नहीं होता है। खरबसानी और विसर्जनीय सूत्र से प्राप्त विसर्ग का ये अपवाद करता है। केवल तीन जगह सम शब्द संबंधी रहेगा, पुम शब्द संबंधी रहेगा और कान शब्द संबंधी रहेगा। जो रेफ, उस रेफ को क्या होगा? स ही होगा, विसर्ग नहीं होगा। प्रकृति में जो रेफ है वह सम शब्द संबंधी है। क्यों? सम के मकार को रू हुआ है, उसमें ऊ की संज्ञा होने पर रेफ बचा है, इसलिए जो रेफ है कैसा है? ये सम शब्द संबंधी है, इसलिए इस रेफ को विसर्ग ना होकर के क्या हो गया? स हो गया। तो क्या स्थिति बन गई? दोनों पक्षों में स होगा। तो अनुनासिक पक्ष है जो संस्कर्ता, दो सकार हो गए उसमें, संस्कर्ता, क्योंकि रेफ को भी सकार हो गया और एक स्कर्ता का सकार है, तो दो सकार हो गए, संस्कर्ता। और जिस पक्ष में अनुस्वार था उस अनुस्वार पक्ष में भी रेफ को क्या हो जाएगा? सकार हो जाएगा, तो वहां भी दो सकार हो जाएंगे। इस प्रकार दो रूप बन गए आपके, संस्कर्ता संस्कर्ता। बात समझ में आई? अब आप थोड़ा सा इसको टिप्पणी में भी देख लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो किताब है उसमें देखिए 5 नंबर टिप्पणी में लिखा है समधन स्कर्ता। समधन स्कर्ता में जो स है वो कहां से आया है? तो हमने पहले बताया था आपको, सम परिभ्याम करोतो भूषणे सूत्र है, उस सूत्र से सुट का आगम होता है, वही स है। अब बता रहा है इत्यत्र मकारस्य समः सुटीति रुत्वे, समः सुटी सूत्र के द्वारा मकार को रू कर दिया, बन गया स रू स्कर्ता। और अत्रानुनासिक पूर्वस्थितु वा इत्यनेन सकारोत्तर अकारस्य अनुनासिकत्व विकल्पे, अत्रानुनासिक पूर्वस्थितु वा सूत्र के द्वारा सकारोत्तरवर्ती अकार को विकल्प से अनुनासिक करने पर फिर क्या किया? तदभावे, जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं हुआ उस पक्ष में अनुनासिकात्पर अनुस्वार अनुस्वारागामी, इस पक्ष में क्या कर दिया? अनुस्वार का आगम कर दिया। तो दो रूप बन गए, देखिए दोनों लिखे, सौ पहला अनुनासिक वाला है सौ रूस करता, और दूसरा लिखा है अनुस्वार वाला सम रूस करता। इति जाते अनुबंध लोपे, अनुबंध लोपे का मतलब क्या होता है? अनुबंध बोलते हैं जिनकी इत संज्ञा होती है उनको अनुबंध कहते हैं, जिनकी जिन वर्णों की क्या होती है? इत संज्ञा, इत संज्ञक वर्णों को अनुबंध कहते हैं। तो देखिए रू में इत संज्ञक वर्ण कौन है? ऊ। रू में इत संज्ञक वर्ण कौन है? ऊ, इसलिए ऊ क्या है? अनुबंध है।
ऊ क्या है? सर्वत्र पूरे व्याकरण शास्त्र में जब भी आपको अनुबंध शब्द सुनाई देगा तो आपको अनुबंध शब्द का अर्थ क्या समझना है? जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसे अनुबंध कहते हैं। तो अनुबंध लोपे, अनुबंध लोपे का मतलब रू में ऊ की इत संज्ञा हुई उपदेश जन्नासिक सूत्र से और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। इसलिए अब जब इत संज्ञा और लोप करना होता है तो उसको छोटे शब्दों में बोल देते हैं अनुबंध लोपे। एक शब्द में उसको कह देते हैं अनुबंध लोप हो गया। अनुबंध लोप हो गया माने इत संज्ञा हुई और इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप से लोप हो गए। इसलिए लिखा अनुबंध लोपे खरवसाने और विसर्जनीय इति सूत्रेण, खरवसाने और विसर्जनीय इति सूत्रेण उभयत्रापि माने अनुनासिक पक्षे अनुस्वार पक्षे उभयत्रापि रेफस्य विसर्गे प्राप्ते, बात समझे कि नहीं? रेफस्य विसर्गे प्राप्ते संपुंकानामिति विसर्गस्य सकारे जाते, जब प्राप्त रहा तो क्या कर दिया? वार्तिक के द्वारा सकार कर दिया तो बन गया संस्कर्ता, संस्कर्ता इति रूपद्वयम सिद्धम। बात समझे कि नहीं? इस प्रकार दो रूप सिद्ध हो गए, संस्कर्ता संस्कर्ता। अत्र संपरिभ्याम लिखी दिया है, अत्र संपरिभ्याम करोतो भूषणे इति भूषणे अर्थे पुरागमात् संस्कृता इत्यस्य भूषयिता अलंकर्ता इत्यादय पर्याया। तो संस्कृता शब्द का अर्थ क्या हो गया? संस्कार करने वाला, अलंकार करने वाला, सजाने वाला। जैसे जो आभूषण आप लोग पहनते हो, कोई गले में हार पहनता है, कोई कुंडल पहनता है, कोई अंगूठी पहनता है, तो वो सब क्या है? संस्कृता है। तो जो पदार्थ हैं, सोने चांदी के बने हुए जो गहने हैं, उनको भी संस्कृता कह सकते हैं। अथवा कोई व्यक्ति है आपको सजाता है, जैसे आप भगवान की पूजा करते हो तो भगवान को सजाते हो कि नहीं सजाते हो? तो आप भी क्या है? संस्कृता है। और भगवान भी इस प्रकृति को दिन प्रतिदिन सजाता रहता है, भगवान आपको सजाता है। आप परमात्मा को सजाते हो तो परमात्मा आपको सजाता है, आपको सुंदर बनाता है। यदि आप परमात्मा को नहीं सजाएंगे तो परमात्मा आपको बिगाड़ दे। बात समझे कि नहीं? ऐसे ही संस्कृता, सभी संस्कृता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो संस्कृता नहीं है। जो लोग कहते हैं ये चीज बेस्ट है, कुछ लोग उसी चीज को अच्छा डिजाइन बना देते हैं, तो वो भी चीज क्या हो जाती है? संस्कृता हो जाती है। आप समझे कि नहीं? तो संस्कृता माने क्या है? सब कुछ। क्योंकि कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिससे सजावट न की जा सके। बुरी से बुरी चीज से भी किसी न किसी रूप में सज्जता जो की जा सकती है, इसलिए सब संस्कृता है। बात समझिएगा नहीं? ये वेदांत वर्ग व्याख्यान है। तो बन गया आपका संस्कृता संस्कृता। इसके बाद सूत्र देखिए, अब यही प्रकरण चलेगा आपको 2-3 प्रयोगों में, यही एक बार अनुनासिक एक बार अनुनासिक। बात समझिएगा नहीं? कुछ पूछ रहे हैं खरवसानियों से रू को विसर्ग होकर उस विसर्ग को उक्त वार्तिक से स होगा अथवा सीधे रू को ही स ही होगा। देखिए पहले रू करो, फिर रू को हटा करके जो है स करो, इससे अच्छा सीधे स करो। बात समझे कि नहीं? क्योंकि जात संस्कारों न निवर्तते, एक बार जो काम हो जाता है वो हटता नहीं है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। फिर इसलिए जब इस तरीके की स्थिति होती है, यदि कदाचित ऐसा होता, विकल्प होता, तब कुछ विचार करते, पहले सा हो जाता उसके बाद विसर्ग हो जाता। ये नित्य ही है, अर्थात पहले इसकी प्रवृत्ति ही नहीं होती है, दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। तो वार्तिक इसको विसर्ग विधायक सूत्र को रोक देता है कि तुम यहाँ पे मत लगो, क्योंकि यहाँ पे आपको हम करें फिर आपको हटाएं, इससे अच्छा क्या है? हो ही मत। इस प्रकार की बुद्धि करनी चाहिए। आप ऐसा तो नहीं करते हो कि पहले कीचड़ में जाओ, फिर कीचड़ के पैर को आगे धरो, फिर कीचड़ में जाओ, ऐसे ही करते रहोगे। ऐसा काम करो कि कीचड़ में जाए ही नहीं, पैर धुलने की आवश्यकता ही न पड़े। बात समझे कि नहीं? तो बाध्य बाधक भाव इसी रूप में होता है कि वो काम ही नहीं होता है पहले, इसलिए सीधे विसर्ग कर दीजिए। रेप को विसर्ग प्राप्त हुआ, उस प्राप्त विसर्ग को रोक करके इसने क्या कर दिया? स कर दिया, तो बन गया संस्कृता ही। बात समझ में आई? अब सूत्र है पुमः खय्यम परे, पुमः खई अम परे। सूत्र देखिए, पुमः षष्ट्यंत है, खई सप्तम्यंत है और अम परे, बात समझे, वो भी सप्तम्यंत है। अम परे खई, जैसे हे मपरे सूत्र था ना, हे मपरे, मपरे हे, वैसे खई अम परे,
तो अर्थ क्या हो गया? अम परे खई, अम है माने अम प्रत्याहार बोध्य वर्ण है जिस खय प्रत्याहार बोध्य वर्ण के उत्तर। बात समझे? अम परे खई का मतलब हो गया अम है पर में जिससे ऐसा जो खय, तो ये सब प्रत्याहार है, तो आप इसको और स्पष्ट करिए। अम प्रत्याहार बोध्य वर्ण है खय प्रत्याहार बोध्य वर्ण के उत्तर ऐसा रहने पर क्या होता है? पुमः माने पुम शब्द को, पुम शब्द को माने हलोंत लगा करके पुम शब्द के अंत्य को माने मकार को रू होता है। क्या होता है? रू। इसलिए अर्थ किया अम परे खई, अम परे खई सती पुमः रू भवति। अम पर खय रहने पर पुम को अर्थात पुम के मकार को रू आदेश होता है। अर्थ लग गया? जैसे हे मपरे हे डैश डैश डैश, वैसे यहां भी अम परे खई, अम है पर में जिसके ऐसा जो खय, तो अम प्रत्याहार कहां से कहां तक है? अयुण के यहां से लेकर के यम गणनम के म तक अम प्रत्याहार, और खय प्रत्याहार कहां से कहां तक है? ख प छ ठ इत्यादि सूत्र के ख से लेकर के कप के या तक। बात समझ में आ गई? स्पष्ट अर्थ हो गया। अम परक यदि खय है तो इस प्रकार के खय के रहने पर पुम शब्द संबंधी मकार को रू होता है। जैसे उदाहरण देखिए, पुम कोकिलः, क्या स्थिति है? पुम कोकिलः, पुम कोकिला में समास है, पुमांस चासो कोकिला पुम कोकिलः, माने कोकिल माने कोयल, कैसी कोयल? पुरुष तो कोयल, पुरुष कोयल जो होती है उसको पुम कोकिला। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे पुम शब्द है, पुम कोकिला, पुम, और इधर कोकिला में पहले शब्द रहता है पुम्स कोकिला, क्योंकि जो प्रातिपदिक है वो पुम्स प्रातिपदिक है, पुम्स। तो पुम्स कोकिला में पुम को अलग कर दीजिए और इस कोकिला को अलग कर दीजिए, ऐसे विच्छेद कर लीजिए। बात समझे? पुम्स शब्द है, उसका समास है कोकिल के साथ में, तो पुम्स कोकिला। तो पुम्स में देखिए पुम अलग कर लीजिए और कोकिला ऐसा अलग कर लीजिए। अब यहां पर लगाइए सूत्र पुमा खय्यम परे, अम परक खई, तो देखिए कोकिला और क, समझे कि नहीं? गलत बोल दिया हमने। पुम्स में है, प्रातिपदिक पुम्स है, ध्यान दीजिए, उस सकार का लोप होने पर बचता पुम ही है और कोकिला इधर है। पुम्स प्रातिपदिक है, उसमें सकार का लोप हो जाता है, बचता है पुम और कोकिला, पुम धन कोकिला, यही स्थिति है। अब यहाँ पे लगाइए पुमः खय्यम परे, क्या लगाना है? पुमः खय्यम परे, अम परे खई, अम है पर में जिससे ऐसा जो खय, तो अम कौन हो गया? कोकिला में ककारोत्तरवर्ती अकार हो गया अम, वह है उत्तर में जिससे ऐसा खय हो गया क, क में दो वर्ण है क और अ, तो जो अ है वो है अम और ख जो क है वो है खय, तो जो क वर्ण है कैसा है ये? अम परक खय, कैसा है ये? अम परक खय। तो इस प्रकार के अम परक खय के रहने पर पुम शब्द के मकार को हो जाएगा रू, पुम शब्द के मकार को क्या हो गया? रू, तो बन गया पुम, ये पुरु, क्या बन गया? पुरु कोकिला, पुरु कोकिला। दोबारा सुन लीजिए, पुम्स कोकिला शब्द था वहां पे, यहाँ पे पुमान कोकिला ऐसा समास है, पुमान में पुंस प्रातिपदिक है, पुंस में जब संधि विच्छेद इत्यादि करने पर जब यहाँ बचेगा तो स्थिति क्या है? पुम धन कोकिला, सकार की संज्ञा होकर के अंत्य सकार का लोप हो जाता है वहां पर, तो बचता है पुम कोकिला। पुम कोकिला में जो क है ये क अम्परक खय है, इस अम्परक खय के रहने पर पुम शब्द के मकार को रू हो जाता है, तो बनता है पू रू कोकिला। अब जैसे ही रू हो गया तो वही सूत्र लग गया, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा, अस्मिन् रू प्रकरणे रो पूर्वस्य अनुनासिको भवति विकल्पेन। तो रू से पूर्व में जो ऊ है पकार उत्तरवर्ती अकार उकार, उस ऊ को हो गया अनुनासिक ऊ, ऊ रू कोकिला। और जब अनुनासिक नहीं होगा उस पक्ष में अनुनासिकात्
तो रो पूर्व से रो से पूर्व में जो उकाम रू कोकिला अनुबंध लोप करने के बाद में खरवसान खर परे रहने पर पदांत रेप सम पुम का नाम सो वक्तव्य वार्तिक के द्वारा, क्योंकि पुम संबंधी रेप है अतः पुम संबंधी रेप रहने के कारण उसको सकार कर दिया। जब सकार कर दिया तो क्या बना, उसमें भी सकार कर दिया तो पुंस कोकिला। जैसे संस्कर्ता रूप बना वैसे ही पुंस कोकिला की भी प्रक्रिया सेम है, कोई अंतर नहीं। समझे कि नहीं? दो रूप बन गए, पुंस कोकिला और पुंस कोकिला। जो पुरुष कोयल होती है उसे पुंस कोकिला कहते हैं, ये उपाधि भी दे दी जाती है। जैसे लता मंगेशकर को कोकिला की उपाधि है, तो यदि कोई पुरुष है बढ़िया तो उसको पुंस कोकिला की उपाधि दे सकते हैं। अथवा जो पक्षी होते हैं कोयल, उसमें कोई पुंस विशिष्ट जो कोयल है उसको पुरुष कोयल बोलेंगे, उसको कुमान कोकिला, पुंस कोकिला। बात समझ में आई? अब अग्रिम सूत्र देखिए, नश्छव्य प्रशांत न ये प्रथमांत है, छवि ये सप्तम्यंत है, और अप्रशान ये शब्द है प्रशान भिन्नस्य। अप्रशान शब्द का अर्थ क्या है? प्रशान भिन्नस्य। यहाँ पे नए समास है, अप्रशान न प्रशान इति अप्रशान, अर्थात प्रशान भिन्नस्य। ये यद्यपि यहाँ पे अप्रशान आपको प्रथमांत सा लग रहा है, लेकिन इसका अन्वय करते समय षष्ठ्यंत करना है। प्रशान शब्द भिन्नस्य, प्रशान शब्द भिन्नस्य नान्तस्य पदस्य। प्रशान शब्द से भिन्न जो नान्त पद, क्योंकि प्रशान जो शब्द है वो भी नान्त है, उसको छोड़ करके, प्रशान शब्द को छोड़ करके जो भी नान्त पद है उसको क्या होता है? रू होता है। कब? छवि अर्थात छव प्रत्याहार बोध्य वर्ण के उत्तर में रहने पर। बात समझे कि नहीं? छव प्रत्याहार बोध्य वर्ण के उत्तर में रहने पर नान्त पद को रू होता है, प्रशान शब्द को छोड़ करके। कोई पूछ रहे हैं अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या होता है? अनुनासिक गुण है, वर्णों के अंदर रहने वाला धर्म है, और अनुस्वार एक वर्ण है। अंतर समझ में आ गया? अनुनासिक क्या है? वर्णों के अंदर रहने वाला गुण, और अनुस्वार क्या है? एक वर्ण। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर श्वेत गुण है, अर्थात वो सब गोरा है, काला है, तो उसके अंदर जो गोरा काला ये क्या हुआ? गुण हुआ। और व्यक्ति क्या हुआ? उनको ग्रहण करने वाला हुआ। दोनों में अंतर है, एक गुण है एक गुणी है, एक वर्ण है और एक वर्ण में रहने वाला धर्म है, इसमें दोनों में अंतर है। तो अर्थ समझ में आया नश्चव्य प्रशान का? छव प्रत्याहार बोध्य वर्ण यदि उत्तर में है तो नान्त पद को रू होता है, लेकिन प्रशान शब्द यदि होगा तो नहीं, प्रशान शब्द से भिन्न। प्रशान शब्द भी नान्त है इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। अब प्रशान अर्थात प्रशान शब्द से अतिरिक्त जो भी नान्त पद है यदि उससे उत्तर में छव प्रत्याहार बोध्य वर्ण उत्तर में है तो उस नान्त पद को माने जब नान्त पद रहेगा तो हलोन्त की सहायता से नकार को ही होगा, याद रखिए, इसलिए नान्त पद को रू होता है। आप उदाहरण देखिए, जैसे चक्रिंस्त्रायस्व प्रयोग बना रहे हैं, चक्रिंस्त्रायस्व, तो प्रयोग है अलग अलग में चक्रिन त्रायस्व। चक्रिन कहां का प्रयोग है? चक्रिन जो है प्रातिपदिक है, उसी के संबोधन का रूप है चक्रिन, चक्रधारी जिसको बोलते हैं। हे चक्रिन त्रायस्व, रक्षा करो, हे चक्रधारी भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करिए। बात समझे कि नहीं? तो चक्रिन ये कैसा है? नान्त पद है। इस नान्त पद को होगा रू, क्या पढ़े चाहिए हमको? छवि, माने छव प्रत्याहार बोध्य वर्ण उत्तर में होना चाहिए। लेकिन उस छवि में क्या विशेषण है? अम परे, जो पूर्व सूत्र था पुमा खयम परे, उससे जो अम परे है इसमें अनवृत्त होता है। इसका अर्थ होता है अम परे छवि। क्या अर्थ होता है? अम परे छवि। अम प्रत्याहार बोध्य वर्ण है, छव प्रत्याहार बोध्य वर्ण के उत्तर, तब सामान्य छवि नहीं, अम प्रत्याहार भी उसके उत्तर में होना चाहिए, ऐसा जो छव। अब देखिए
जो त्रायस्व है, इस त्रायस्व में त्र है, त्र वर्ण कैसे बनता है? त और रेफ, तकार और रेफ जब संयुक्त होते हैं तो क्या बनता है? त्र। अब देखिए, इसमें पहले त है, उसके बाद में र है, तो र हो गया अम प्रत्याहार में आ गया र, और वो किसके उत्तर में है? छव के, छव में आ गया त। इसलिए जो त वर्ण है, ये त वर्ण कैसा है? अम परक छव। कैसा है ये? अम परक छव। इस प्रकार के अम परक छव त के रहने पर नांत जो पद है चक्रिन, उस चक्रिन को क्या होगा? रू। तो पूरे चक्रिन को रू प्राप्त है, अलोंत की सहायता से अंत को होगा तो नौ को हो गया रू, बन गया चक्री रू त्रायस्व, चक्री रू त्रायस्व। और वही प्रक्रिया है, अत्र अनुनासिक पूर्व से दुआ से, पूर्व को एक बार अनुनासिक कर दीजिए, और जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा उस पक्ष में अनुस्वार का आगम कर दीजिए। तो एक बार बन जाएगा चक्री रू त्रायस्व, चक्रिम रू त्रायस्व, और रू में अनुबंध लोप करिए और रेप को विसर्ग प्राप्त होगा। क्या समझे कि नहीं? खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्ग होगा, तो विसर्ग कर दीजिए। अब विसर्ग करने के बाद में एक सकार विधायक सूत्र है आगे, विसर्जनीय से स। समझे कि नहीं? ये क्या कहता है? खरे परे रहने पर, खर प्रत्याहार बोध्य वर्ण उत्तर में रहने पर विसर्ग को सकार होता है। विसर्जनीय से स भवति खरी, विसर्ग को सकार होता है खर परे रहने पर। तो आपने खरबसाने और विसर्जनीय से रेप को विसर्ग किया था दोनों पक्षों में, तो विसर्ग के दोनों पक्षों में विसर्गों के स्थान पर इस सूत्र से क्या हो जाएगा? सकार हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो प्रयोग बन जाएगा चक्रिस्त्रायस्व, और एक बार बन जाएगा चक्रिम स्त्रायस्व। इस प्रकार दो रूप बन गए। प्रक्रिया वही है, कुछ अंतर नहीं है, कहीं विसर्ग होना है, कहीं सकार होना है, कहीं विसर्ग को रोक करके सीधे सकार होना है, कहीं विसर्ग को पहले विसर्ग होगा उसके बाद में सकार होना है, जैसे संस्कृत इत्यादि में सीधे सकार हुआ विसर्ग को रोक करके। और चक्रिस्त्रायस्व में क्या हुआ? पहले विसर्ग हुआ और फिर सकार किया। बात समझे कि नहीं? अब आप कहोगे कि ये सूत्र ही क्यों बनाया, पहले सीधे ही विसर्ग करते थे। तो इन सूत्रों की आवश्यकता अलग अलग है, क्योंकि केवल ऐसी स्थिति में चक्रिस्त्रायस्व में ही हमको सकार नहीं करना, अन्यत्र भी खरपरे रहने पर विसर्ग को सकार करना है, इसके लिए सूत्र की आवश्यकता है। अब यहां भी प्राप्ति हो गई तो सूत्र लगाना पड़ेगा। बात समझेगा नहीं? नियम बनाया जाता है तो किसी व्यक्ति विशेष को देख करके थोड़ी बनाया जाता है। नियम बना दिया, अब उसके अंदर जो भी आगे सब में कार्य हो, इसलिए बन गए दो प्रयोग, चक्रिम स्त्रायस्व और चक्रिम स्त्रायस्व। उसमें कहा था न तो प्रसान शब्दस्य, प्रसान शब्द को रू नहीं होता है क्योंकि अप्रसान लगा था। तो अब पूछ रहा है अप्रसान किम, आपने ऐसा क्यों किया? प्रसान शब्द को नहीं होता है, ऐसा अर्थ क्यों किया है? तो एक प्रयोग दे रहे हैं प्रशांत तनोति। क्या दे रहे हैं? प्रशांत तनोति। यदि अप्रसान न देते सूत्र में, नश्चभ्य प्रसान में अप्रसान शब्द न देते तो सामान्य अर्थ होता नान्त पद को रू होता है अम्परक क्षम के रहने पर। तो यहां पर भी अम्परक क्षम था, क में अ हो गया अम, तत्परक क्षम हो गया त, उसके परे रहने पर प्रशान के नकार को रू होना चाहिए। इसलिए हमने कह दिया न तू प्रशान शब्दस्य, अर्थात प्रशान शब्द को नहीं होता है। जब नहीं हुआ तो ऐसा ही प्रयोग बन गया वाक्य प्रशांत तनोति। बात समझिए? पदस्येति किम, नान्त पद ही होना चाहिए, नान्त पद को ही रू होता है। तो हंती, हंती में हन धातु से तिवादी प्रत्यय करने पर हंती प्रयोग बनता है, तो अदादि में देखेंगे। तो यहाँ पे जो न है नान्त हन, ये नान्त तो है लेकिन पद नहीं। उत्तर में अम पर छवि भी है, क्योंकि ती में जो ई है वो हो गया अम, तत्परक छब हो गया त, और प्रसान शब्द से भिन्न भी है। प्रसान शब्द से भिन्न है, नान्त है और अम्परक छब भी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? न को रू होना चाहिए, लेकिन न को रू क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो न है माने नान्त है, ये पद नहीं। नान्त होने पर भी, क्योंकि नान्त का मतलब क्या है? नकार है अंत में जिसके, तो नान्त आपकी बुद्धि के ऊपर है, किसको आप नान्त कहना चाहते हो। समुदाय आपकी बुद्धि में रहता है। ऐसा नहीं कि नान्त कह दिया तो पद ही लिया जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं।
समझ में आई? जब कहा जाएगा नान्त पद तब आपको पद समझना है। जब केवल कहेंगे नान्त तो आप कोई भी समुदाय को लेकर के उसमें ना को अंतिम में रख करके उस समुदाय को नान्त कह सकते हैं। समझे कि नहीं? जैसे हंती समुदाय है, इस हंती समुदाय में हमने थोड़ा आधा तोड़ करके ना तक तोड़ करके कह दिया हन, ये जो शब्द हो गया ये हो गया नान, लेकिन पद नहीं कहेंगे इसमें, क्योंकि पद संज्ञा किसकी होती है? पूरे तिगंत की होती है, पूरे हंती की पद संज्ञा। इसलिए नान्त पद न होने से यहाँ पर न को रू नहीं हो गया, न होगा तो केवल बन गया अंति। सूत्र है नृन पे, नृन पे। क्या सूत्र है? नृन। ये नृन शब्द कहां का है? तो नृ शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप है नृन। ना नरऊ नरह, नरम नरऊ नृन, उसी नृन का अनुकरण है। बात समझे कि नहीं? और अनुकरण करके षष्ठी विभक्ति है, इसलिए उसको बोलते हैं लुप्त षष्ठ्यंत। क्या बोलेंगे इसको? लुप्त षष्ठ्यंत पद है। अर्थात नृन शब्द द्वितीयांत का अनुकरण करके षष्ठी विभक्ति आई और उस षष्ठी विभक्ति का सौत्रत्वात् लोप कर दिया, अर्थात ये षष्ठ्यंत ही है। इसलिए इसका अर्थ करते हैं नृन इत्यस्य, माने नृन शब्द को, अर्थात नृन इत्याकारक आन पूर्वी को। क्या होता है? पे। प शब्द के सप्तमी का रूप है पे। प शब्द के सप्तमी का रूप क्या है? पे। अर्थात नृन इत्याकारक आन पूर्वी को शब्द को रू होता है विकल्प से प के परे रहने पर। बात समझ में आई? नृन पे, पे माने पकारे परे, पकार के पर में रहने पर नृन इत्याकारक शब्द को आन पूर्वी को रू होता है विकल्प से। बात समझ में आ गई? अभी उदाहरण भी देंगे, पहले सूत्र पढ़ लीजिए आगे वाला। उव्वो क पौच, उव्वो क पौच। उव्वो, उव्वो में क्या है? कु और पू दो है, कु माने कवर्ग, पू माने पवर्ग। बात समझेगा नहीं? और उसके सप्तमी द्विवचन का रूप है उव्वो। कुश्च पुश्चैति कुपू तयो कुव्वो। बात समझे? कवर के परे रहने पर और पवर के परे रहने पर क्या होता है? विसर्गस्य। ये जो क से पहले एक चिन्ह लगाया आपकी पुस्तक में, देखिए क से पहले जो चिन्ह लगा है अर्ध विसर्ग के समान, ये क्या है? जिह्वामूली है। और प से पहले भी अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह लगा है, उसका नाम क्या है? उपध्मानी। ये दोनों आदेश हैं। बात समझे कि नहीं? ये दोनों क्या है? आदेश है। यहाँ पे जो क लिखा है ये क आदेश नहीं है। क शब्द क्यों लिखा है? बात समझे कि नहीं? क शब्द लिखा है क्योंकि आप इसको क्या समझ जाओ? जिह्वामूली समझ जाओ। प क्यों लिखा है? उसको आप उपध्मानी समझ जाओ। तो क प आदेश नहीं है, अर्थात ये बता रहा है कि ये जो चिन्ह लगे हैं ये चिन्ह को क्या क्या समझोगे आप? जिह्वामूली और उपध्मानी। आदेश क्या है? ये जो क पौ लिखा है ये आदेश है। जो विसर्ग अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह लगा है ये दोनों जो द्विवचन का रूप है क पौ, अर्थात जिह्वामूली उपध्मानीय भवतः। बात समझे कि नहीं? और च भी लगाए, साथ साथ क्या होता है? विसर्ग भी होता है, अर्थात कवर्ग और पवर्ग के परे रहने पर विसर्ग से, विसर्ग स्थानीय है, किसके स्थान पर होते हैं ये? जिह्वामूली और उपध्मानीय। तो स्थानीय विसर्गस्य, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूलीय और उपध्मानीय आदेश होते हैं। कब? कवर्ग के परे रहते और पवर्ग के परे रहते। यथासंख्य है, निमित्त और आदेश में यथासंख्य। निमित्त कौन है? कवर्गे पवर्गे, ये निमित्त है। उव्वो, ये निमित्त है। आदेश कौन है? कपऊ, ये आदेश है। अर्थात कवर्ग परे रहने पर विसर्ग को जिह्वामूली, पवर्ग परे रहने पर विसर्ग को उपध्मानी। बात समझ में आई? कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य, कवर्ग और पवर्ग के परे रहने पर विसर्ग को जिह्वामूलीय, अर्थात यथासंख्य सूत्र की सहायता से, क्रम से, इसको जोड़ दीजिए, क्रम से जिह्वामूलीय और उपध्मानीय आदेश होते हैं। चकारात क्या होता है? विसर्ग को विसर्ग भी होता है। एक बार क्या होगा? विसर्ग को विसर्ग भी होगा। इसका मतलब ये दो काम करता है, एक बार जिह्वामूली उपध्मानीय करता है और एक बार क्या कर देता है?
विसर्ग करता है। बात समझ में आई? अब आइए प्रयोग की दृष्टि में। स्थिति है नृन पाही, हे चक्रिन, वाक्य बनाइए, हे चक्रिन नृन पाही, हे चक्रधारी भगवान कृष्ण लोगों की, जनों की रक्षा करिए, मनुष्यों की रक्षा करिए। नृन द्वितीया का बहुवचन है, नृन पाही। बात समझ गए नहीं? तो नृन ये शब्द हो गया। नृन शब्द को क्या होता है? रू होता है। नृन पे प के परे रहने पर, तो पाई का जो प है उसके परे रहने पर नृन के न को क्या होगा? रू हो जाएगा। तो बन जाएगा नृ रू पाही। क्या बन गया? नृ रू पाही। अब वही प्रक्रिया, अत्रानुनासिक पूर्वश्रुत हुआ और अनुनासिकात परो अनुस्वार। एक पक्ष में अनुनासिक हो गया और एक पक्ष में अनुस्वार हो गया, तो बन गया नृ रू पाही और एक बन गया नृम रू पाही। दो प्रक्रिया, दो हो गए। अब अनुबंध लोप कर दीजिए। अनुबंध लोप करने के बाद में उस रेफ को कर दीजिए खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग। पदांत रेफ है, उस पदांत रेफ को विसर्ग हो जाएगा। खर परे है प, बन गया दोनों पक्षों में नृ नृ पाही नृ पाही। एक पक्ष में अनुस्वार, अनुस्वार पक्ष में भी विसर्ग और अनुनासिक पक्ष में भी विसर्ग। अब विसर्ग करने के बाद में सूत्र लगाइए को वो का पहुंच कवर्गे पवर्गे च परे। तो यहाँ पे क्या पर में है? पाही, पवर्ग परे है, इसलिए पवर्ग परे रहने पर क्या होगा? उपधमानी। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? उपधमानी। तो अनुनासिक पक्ष में भी विसर्ग को क्या होगा? उपधमानी होगा, और अनुस्वार पक्ष में भी विसर्ग को क्या होगा? उपधमानी होगा। तो आप अपनी पुस्तक में देखिए, पहला रूप लगाए, अनुनासिक वाला रूप है, अनुनासिक पक्ष है, अनुनासिक पक्ष में उपधमानी करके लिखा है नृ पाही। जब अनुनासिक पक्ष नहीं है, अनुस्वार पक्ष है, बात समझिए कि नहीं? अनुनासिक पक्ष में विकल्प से होता है, अनुनासिक पक्ष में जिह्वा उपधमानीय विकल्प से होता है, अर्थात एक बार उपधमानीय होता है, एक बार विसर्ग होता है। एक बार उपधमानी का रूप लिखा है नृ पाही और एक बार विसर्ग का रूप लिखा है नृ पाही। अनुस्वार पक्ष में भी वही स्थिति है, एक बार उपधमानी हो गया तो नृ पाही और एक बार विसर्ग रहा तो नृ पाही। और जब कुव्वो का पहुंच, ये क्या नाम है? नृन पे, नृन पे सूत्र ही नहीं लगा, क्योंकि विकल्प से नृन शब्द को रू करता है। जब वो रू नहीं करेगा तो क्या प्रयोग बन जाएगा? नृन पाही, ऐसा ही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा उसमें। बात समझ में आ गई? इस तरीके से 5 रूप बन गए। अनुस्वार पक्ष में भी 2 रूप, अनुनासिक पक्ष में 2 रूप, एक उपधमानी घटित, एक विसर्ग घटित। अनुस्वार पक्ष में भी उपधमानी घटित, विसर्ग घटित, और एक जो है जब रू ही नहीं हुआ तो ऐसा ही रह गया नृन पाही। बात समझ में आई? अग्रिम सूत्र देखिए, तस्य परमाम्रेडितम। तस्य हमने बताया जो तत् शब्द है ये बुद्धिस्त परामर्शी होता है, बुद्धि में स्थित जो है। इसके पहले का प्रकरण क्या था? द्वित्व प्रकरण था। क्या प्रकरण था? द्वित्व प्रकरण। इसलिए तस्य का अर्थ है दुरुक्तस्य। दुरुक्तस्य, तस्य का अर्थ क्या है? दुरुक्तस्य। किम भवति? परम आम्रेडितम भवति। दुरुक्त में माने 2 बार उच्चारण। जब किसी एक शब्द का 2 बार उच्चारण हो जाता है उसी को बोलते हैं दुरुक्त, दुरुच्चारण, द्वित्व। बात समझे कि नहीं? उसमें जो पर होता है, ये पूर्व है, ये पर है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो इसमें जो द्वितीय शब्द होता है उस द्वितीय शब्द की क्या होती है? आम्रेडित संज्ञा, उसका नाम हो जाता है आम्रेडित। तस्य माने दुरुक्तस्य, है ना? दुरुच्चरितस्य, जिसका 2 बार उच्चारण किया गया है, जिस शब्द का 2 बार उच्चारण किया गया है उस शब्द का जो उत्तर है, अर्थात दूसरा शब्द है, उस दूसरे शब्द का नाम क्या हो जाता है? आम्रेडित। क्या बोलते हैं उसको? आम्रेडित नाम रख देते हैं उसका, इसलिए कर दिया दुरुक्तस्य परम आम्रेडितम स्यात्। दुरुक्त जो समुदाय है उसमें जो पर वाला शब्द है उस पर वाले शब्द की आम्रेडित संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है? आम्रेडित संज्ञा। और आगे सूत्र है कानाम्रेडिते, कान्नकारस्य, कान्नकारस्य रू स्यात् आम्रेडिते। आम्रेडिते सप्तम बिंद है, वो कान है, कान कैसा शब्द है? वो लुप्त षष्ट्यंत है, वो भी माने कान शब्दस्य, कान शब्दस्य रू स्यात् आम्रेडिते।
आम्रेडित के परे रहने, समझे कि नहीं। नकार कैसे आ गया, तो अलोंत की सहायता से अंत को, इसलिए कह दिया कान नकार से। कान शब्द संबंधी जो न है उसके स्थान पर रू होता है। आम्रेडित के परे रहते, आम्रेडित क्या है, तस्य परमाम्रेडितम। यहाँ पे है क्या स्थिति, पहले शब्द था कान, कान कहाँ का रूप है, किम शब्द के रूप चलाइए, तो क कहू के किम कहू कान, गायब हो गया था। हाँ, तो बात समझ में आई। स्थिति है कान कान, कान शब्द को नित्य दीप सहयोग सूत्र के द्वारा द्वित्व कर दिया, बन गया कान कान। इसमें जो द्वितीय कान है उसकी हो गई आम्रेडित संज्ञा, क्या हो गई इसकी, आम्रेडित संज्ञा। उस आम्रेडित के परे रहने पर कानाम्रेडित सूत्र के द्वारा क्या कर दिया, पहला वाला जो कान है उसके नकार को रू कर दिया, तो क्या बन गया, कारू क्या बन गया, कारू कान। और वही स्थिति दो पक्ष यहां भी हो जाएंगे, तो कारू कान करिए, रेफ बचेगा। उस पदांत रेफ को विसर्ग प्राप्त है, कर्मसानी और विसर्ग नहीं है, लेकिन उसमें आपने वार्तिक पढ़ा था, समपुम कान चाहिए, सकार ही कहना चाहिए, समझे कि नहीं। आपने क्या कह दिया, सकार कह दिया, इसलिए सकार हो गया तो बन गया कामस्कान कामस्कान, ऐसा प्रयोग बन गया। अब सूत्र है छे च, इसमें ह्रस्व की अनुवृत्ति आती है, अर्थ होता है ह्रस्व से छे तुक, ह्रस्व को तुक का आगम होता है छ के परे रहने पर, छ वर्ण के उत्तर में रहने पर ह्रस्व को माने ह्रस्व संज्ञक वर्ण को तुक का आगम होता है। तुक जो है कित है, इसलिए कित होने से अंतावय होता है, तो ह्रस्व के बाद में बैठेगा। जैसे प्रयोग है शिव छाया, शिव धन छाया, शिवस्य छाया शिव छाया, तो शिव छाया में ह्रस्व हो गया वकारोत्तरवर्ती अकार, उससे उत्तर छ हो गया छाया का छ, उस छ के परे रहने पर ह्रस्व जो अ है उसको हो जाएगा तुक का आगम, तुक कित है इसलिए अंतावय, आद्यंतों तकितों की सहायता से अंतावय, अतः व के अ के बाद में बैठेगा, तो क्या बन जाएगा, सी व त छाया, क्या बन गया, सी व त छाया। अब यहां पे लगा दीजिए, क्योंकि तवर्ग और चवर्ग का योग हो गया, त छ, तवर्ग और चवर्ग का अव्यवहित पूर्वा परिभाव होने से स्तो इष्टना इष्टु, इष्टत्व कर दीजिए, तो तवर्ग को चवर्ग आदेश हो गया, तो त को हो गया च, तो बन गया शिवत छाया, क्या बन गया, शिव की जो छाया है उसको बोलेंगे शिवत छाया। और सूत्र है अंतिम इस प्रकरण का पदांता दुआ, इसमें दीर्घादि की अनुवृत्ति आती है, दीर्घात पदांतात, दीर्घात पदांतात, पदांत दीर्घ से, पदांत दीर्घ से छ परे रहने पर क्या होता है, तुक होता है, पहले ह्रस्व को करता था, अब ये सूत्र कह रहा है कि पदांत दीर्घ को भी तुक का आगम होता है छ के परे रहते विकल्प से, बात समझे कि नहीं। पदांत दीर्घ को दीर्घात पदांतात छे परे, दीर्घ पदांत से छ परे रहने पर क्या होता है, तुक का आगम, किसको होता है,
तो दीर्घ पदांत कोई होता है, समझे कि नहीं, उसी का अंत अवयव। जैसे लक्ष्मी छाया, तो लक्ष्मी, यहाँ छाया आई थी, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी की जो छाया, तो यहाँ पे लक्ष्मी में जो ई है वो दीर्घ है और पदांत भी है, इसलिए दीर्घ पदांत होने के कारण, और छाया का छ परे है, इसलिए छ परे रहने पर क्या हो जाएगा, तुक का तुक हो गया, आद्यंत उटकितों की सहायता से उसी ईकार के अंत में बैठेगा। तो ये जो अवयव है किसका है, ई का अवयव है, छ का अवयव नहीं। जब भी इसको अलग अलग लिखोगे आप, सी व त छाया, लक्ष्मी त छाया, ऐसा कहना पड़ेगा, समझे कि नहीं, क्योंकि वो उसी का अवयव है। तो यहाँ पे तुक हो गया तो बन गया लक्ष्मी त छाया, और स्तुत्व कर दिया तो बन गया लक्ष्मी छाया। विकल्प से होता है, तो आगम विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तो बनेगा लक्ष्मी छाया। इति हल संधि प्रकरणम। इस प्रकार आपका हल संधि प्रकरण जो है समाप्त हुआ।